हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, फ्लैगशिप जो ग्रुप है जो उस कंपनी को हैंडल करता है वो है हिंदुजा ग्रुप। और यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पूरे भारत में और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बसेस पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर करती है बसेस को पूरे वर्ल्ड में, थर्ड नंबर उसको दिया गया। और द लार्जेस्ट दैट इज 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रक्स, ट्रक्स के अंदर भी 10वां नंबर इस कंपनी को दिया गया है। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज अशोक लेलैंड का हम पूरा एनालिसिस करने वाले कि कंपनी में आपको किस तरह से बाइंग लेवल बनाना चाहिए, या अभी भी इस शेयर में आपको बाइंग नजर आ रही है या नहीं, फिर आपको इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो कि नहीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं यही वीडियो में। और इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडरीज भी, उसमें से एक का नाम है दैट इज ऑप्टारे हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड। तो इस तरह की कंपनीज भी इसकी मार्केट में ट्रेड होती है शेयर मार्केट पे। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनी को अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सकें। अगर आपको भी कोई और दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसका भी एनालिसिस हम जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आ सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज अशोक लेलैंड जो कंपनी है जो ट्रेड होती है। दैट इज आप सबको पता होगा अशोक लेलैंड के, आपने रास्ते पे या फिर रोड्स पे, हाईवे पे बहुत सारे ट्रक्स देखे होंगे। बट यह कंपनी सिर्फ ट्रक्स या फिर कोई बड़े बड़े ट्रक्स उनके ऊपर ही पूरी निर्भर नहीं है, बल्कि यह कंपनी एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स हो गए, फिर बहुत सारे बस हो गए, बस कमर्शियल व्हीकल्स, फिर नॉर्मल व्हीकल्स जो कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए आप नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फिर मिनी वैन, उस तरह की चीज़ें भी एक कंपनी मार्केट में बनाती है और बहुत बड़े लेवल पे इसका काम है। दैट इज नॉट इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड पे इसका काम चलता है। तो उसके थ्रू उसका अच्छा खासा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट भी हो जाता है। अब हम कंपनी के डेटा के बारे में बात करेंगे, दैट इज कंपनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो इस कंपनी जो दैट इज सेक्टर पी जो निकल कर, दैट इज सेक्टर जो इसके कंपटीटर्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के, जो इसके कंपटीटर्स हैं उनका जो पी दैट इज सेक्टर एवरेज पी जो निकल कर आता है वो है 35.2, जबकि इसका पी रेशियो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर आ गया। अभी की प्राइस के सबसे बात करूँ दैट इज 87.23 का इसका करंट पी रेशियो जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर सेक्टर पीबी के बारे में बात करें, सेक्टर पीबी दैट इज 3.53 का प्राइस टू बुक वैल्यू, जबकि इस शेयर का पीबी रेशियो है सिर्फ 3.30। अगर हम पीबी रेशियो की कंपैरिजन से बोले तो इसका शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, बट पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसके थ्रू मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो शेयर है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल हो रहा है। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 1.14%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड है 0.49% करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बात करूँ तो। बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कि आपको इस शेयर में किस तरह से बाइंग बनाना चाहिए, तो वो हम सब बात करेंगे वीडियो के एंड में। बट अगर अभी तक आपको पी और पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उधर जाके आप पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का भी आप मतलब जान सकते हो। अब कोई भी इन्वेस्टर्स या के लिए फिर कोई भी कंपनी के लिए आपको समझ लो उसमें इन्वेस्ट करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कंपनी मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू कमा रही है एज वेल एज प्रॉफिट कमा रही है। तो देख सकते हो 2017 से लेकर 90 तक जो आपको ट्रेंड फॉलो करते हुए देखने को मिल रहा है वो है इंक्रीजिंग ट्रेंड। दैट इज कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो हर साल आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। दैट इज पिछले साल दैट इज 2018 में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 30.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज का, जो कि अगले साल दैट इज 2019 में बढ़कर हो चुका था 33.79 थाउजेंड करोड़ रुपीज, जो कि 2018 में प्रॉफिट था कंपनी का 1.76 थाउजेंड करोड़ रुपीज, जो कि 19 में और बढ़कर हो चुका था 2.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड बता रहा था। बट ये पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण जो भी माइनिंग होते हैं या फिर बहुत ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जो भी कामकाज होता था तो उसकी जो भी सेलिंग होती थी मार्केट में वो कम हो गई थी। तो उसके थ्रू ही कंपनी का जो सेल है उसमें आपको भारी गिरावट देखने को मिली है। दैट इज 22.52 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने सेल किया। उसके ऊपर कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट हुआ 0.33 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। इट इज़ ऑल बिकॉज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो पेंडेमिक सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में क्या, अगर समझ लो बाहर अगर कोई व्हीकल चल ही नहीं रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा, तो अगर इस तरह के जो ट्रक्स है उसका कोई बाय क्यों करेगा, खरीदेगा क्यों। तो उसके थ्रू कंपनी का जो मार्केट में जो बाइंग मिलता था हर साल वो कम हो चुका है 22.52 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। बट ऑल तो अगर हम अगले बाद में हम ये भी देखेंगे कि इसकी जो रेशियोज है वो भी 2020 में फॉल होते आपको नजर आ रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पेंडेमिक सिचुएशन के कारण बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन में गुजरी और जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स थे उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो उसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी आपको इस साल ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। बट कंपनी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा।
कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 51.12%, जो कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 10.81%, डीआईआई होल्डिंग है 6.42, और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो है 14.48%, जो कि आपको बता दूं कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर अगर समझ लो एफआईआई की होल्डिंग मोर देन 10% है, तो वो एफआईआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनको खुद को अपनी कंपनी दैट इज अशोक लेलैंड जैसी कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि इन फ्यूचर कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है, इसलिए एफआईआई की होल्डिंग है वो मोर देन 10%, दैट इज 14.48% की जो होल्डिंग है वो एफआईआई के थ्रू की गई है। रिटेल और अदर पार्टीज की बात करो, दैट इज अगर हम जैसे नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है 17.16% का, जो इसका जो होल्डिंग है वो रिटेल कैटेगरी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। बात कर लेते हैं कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो स्टेगनेंट रही है बहुत ही सालों से, जून क्वार्टर 2019 से आप देख सकते हैं कि 51.12% की कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग रही है वो स्टेगनेंट रही है, और जो कंपनी जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो भी लगभग सेम ही रही है, जो कि पिछले क्वार्टर शायद 4.96 के आसपास थी, जो कि इस साल लगभग 5.12% के आसपास कंपनी की जो प्लेज होल्डिंग है वो हो चुकी है। अब ये प्लेज होल्डिंग है तो उसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए या नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी की समझ लो प्लेज होल्डिंग अगर ज़्यादा हो 10% से ज़्यादा हो तो वो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है कंपनी के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए, उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जब कंपनी का फिर से सेल होगा 2021 के क्वार्टर से, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, लॉकडाउन तो हट ही चुका है, बट जैसे ही मार्केट में एकदम नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तब से लेकर जो कंपनी का परफॉर्मेंस होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसके कारण जो कंपनी जो प्लेज होल्डिंग है वो भी उसमें आपको डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके कारण आप उस टाइम पर भी उसमें आप बाइंग लेवल बना सकते हो। अब हम कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन कंपेयर करेंगे, दैट इज रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे दो भाग में, दैट इज फर्स्ट इज द टोटल इनकम एंड द सेकंड वन इज द नेट प्रॉफिट। कंपनी मार्केट में किस तरह प्रॉफिट कमा रही है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो कि बात करें कंपनी के बारे में, जो कि सेल्स कंपनी ने 2018 मार्च में की थी वो थी 29,619 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में और बढ़कर हो चुकी थी 33,196 करोड़ रुपीस, और इस साल कंपनी के जो सेल्स है वो भारी गिरा है और हो चुका है 21,951 करोड़ रुपये का कंपनी का सेल हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम भी कंपनी का ज़्यादा उसमें डाउनफॉल नहीं देखने को मिला, बट ऑल दो कम है पिछले कुछ सालों से। 2018 में जो कंपनी की अदर इनकम थी वो थी 199 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में घटकर हो चुकी थी 128 करोड़ रुपीज़, और इस साल और घटकर हो चुकी है 107 करोड़ रुपीज़, जो कि जो टोटल इनकम या फिर टॉप लाइन को बनाता है 2018 जो कि 19 में हो चुका है 33,324 करोड़ रुपीज़, और इस साल बहुत ही ज़्यादा कंपनी का सेल गिरा है, उसके कारण जो कंपनी का टोटल इनकम निकल कर आता है वो हो चुका है 22,059 करोड़ रुपीज़। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। हालांकि ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्मेंस दिया था पिछले कुछ सालों से, बट अच्छी बात यह कंपनी ने लॉस नहीं किया, ऑल्दो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, बट फिर भी कंपनी ने लॉस नहीं किया, ऑल्दो प्रॉफिट किया, वो एक अच्छी या फिर अच्छा साइन है कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2018 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 1819 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 2183 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घटकर हो चुका है 456 करोड़ रुपये का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अब टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अगर इस साल की बात करूँ तो जो कि 2018 में था 26,000 ऑलमोस्ट, जो कि 19 में 28,962 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था, और इस साल कंपैरिजन टू द जो टोटल इनकम हुई है कंपनी की उससे बहुत ही ज़्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 19,521 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। उसके कारण ही जो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम सबसे पहले रेशियोज कंपेयर कर ले तो रेशियोज में भी आपको अभी से बता दूं कि आपको 2020 के सारे रेशियोज में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है। अभी भी मुझे इस कंपनी में ग्रोथ नज़र आ रही है, बिकॉज कंपनी का जो मार्केट प्रेजेंस है, मार्केट शेयर है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में कंपनी का मार्केट शेयर है, और कंपनी फंडामेंटली पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो उसके थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी, हालांकि अभी प्राइस जो है उसके ऊपर मैं आपको बाइंग पे नहीं बोलूँगा, बट कंपनी अच्छे फ्यूचर में या फिर और अच्छे फिर से जब नॉर्मल हो जाएगा तो कंपनी का सेल्स है, रेवेन्यू बिजनेस है, वो बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ, दैट इज अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, जो कि 2018 में था 6.02 रुपीज़ के आसपास, जो कि 19 में
बढ़कर हो चुका था 7.08 रुपीज़ और इस साल गिरकर हो चुका है 1.15 रुपीज़ के आसपास। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू में आपको ज़्यादा इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली। ऑल तो 2018 में जो कंपनी की बुक वैल्यू थी वो थी 28.17, 19 में 33.45 और इस साल गिरकर हो चुकी 30.3। तो बुक वैल्यू मतलब क्या, कंपनी की जो भी मार्केट में एसेट्स है, लाइबिलिटी, उसका जो कैलकुलेशन, दैट इज अगर समझ लो एसेट्स बढ़ जाता है कंपेयर टू द लाइबिलिटी, तो कंपनी जो बुक वैल्यू है उसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर एसेट्स कम हो जाए और लाइबिलिटी बढ़ जाए तो जो कंपनी की बुक वैल्यू उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करें, दैट इज डिविडेंड, एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, जो कि 2018 में था 2.43 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3.1 रुपीज़ और इस साल हो चुका है 0.5 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड मार्केट में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अब मार्जिन रेशियोज पे आ जाते हैं तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें जो कि होता है जो कि कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है कंपेयर टू द कंपनी जितना भी नेट सेल्स हुआ है वो जो परसेंटेज फॉर्म में निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो आपको कौन से ट्रेंड में देखने को मिले, तो हम देखते हैं कि 2018 में जो कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो था 15.01%, जो कि 19 में और बढ़कर हो चुका था 15.17% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 15.22% के फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, जो कि है कि कंपनी का 2018 में था 12.83%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 13.14% और इस साल गिरकर हो चुका है फिर से 11.8% कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कि कंपनी जो भी डेली बेसिस पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं कैश रिलेटेड वो कंपनी कितना एफिशिएंटली कर पाती है वो आपको बताती है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो जो कि करंट ईयर में कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट कमाती है कंपेयर टू द कंपनी जो भी नेट सेल्स हुआ है वो उसके ऊपर कंपनी जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी करंट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 6.1%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 6.57% और इस साल गिरकर हो चुका है 2.08%, बिकॉज इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो गिरा ही है बट कंपनी का उसके साथ में सेल्स भी गिरा है, तो उसके जो कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, सेकंड वन इज आरओसी परसेंटेज, इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमा पा रही है करंट ईयर में, वो आपको बताता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज, जो कि 2018 में था 23.72%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 23.76% और इस साल बहुत ही ज़्यादा गिरकर हो चुका है 4.32% के फॉर्म में। आरओसी के बारे में बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर फर्दर एक्सपेंशन के लिए या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर कोई नए व्हीकल को लॉन्च करने के लिए जो भी पैसा लगाती है उसके ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमाती है करंट ईयर में, वो आपको बताता है आरओसी परसेंटेज, जो कि 2018 में था 19.67%, जो कि 2018 में था 19.67%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 18.32% और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 11.1% के फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो कंपनी या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउसेस या फिर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी कंपनी में अगर निवेश करता है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज जरूर दिखेगा, बिकॉज कंपनी के मार्केट में जितने एसेट्स हैं उनके एसेट के ऊपर कंपनी कितना सा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि 2018 में था 5.25%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 5.31% और इस साल गिरकर हो चुका है 0.88% पर। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करते तो उसके अंदर सबसे पहले जो रेशियो निकल रहा था वो है कंपनी का करंट रेशियो, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के फॉर्म में, अगर उससे कम हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि 2018 में था कंपनी का करंट रेशियो 1.02 रेशियो में, जो कि 19 में 1.08 हो चुका था और इस साल फिर से कम हो चुका है 1.03 के रेशियो फॉर्म में। क्विक रेशियो दैट इज कंपनी की जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कितना कंपनी एफिशिएंटली कर पाती है, बिकॉज कंपनी में अच्छा खासा सरप्लस कैश पड़ा होता है कोई भी लाइबिलिटीज को तुरंत पे करने के लिए, तो वो आपको बताती है क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटी, जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1 के फॉर्म में, अगर उससे ज़्यादा हो तो भी कंपनी का अच्छा इंडिकेशन होता है, अगर वो होना चाहिए 1:1 से कम ना हो तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, ऑल्दो अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो भी एक अच्छी बात या फिर अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कंपनी के लिए, जो कि 2018 में था कंपनी का 0.86 रेशियो है, जो कि 19 में
बढ़कर हो चुका था 0.88 और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 0.93 के रेशियो फॉर्म में। लेवरेज रेशियोज में जो आता है वो कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी अगर डेट फ्री हो तो उसमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, बट कंपनी जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा या फिर आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों, जो कि 2018 में थी 1.64 के रेशियो में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 1.73 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 2.07 के रेशियो फॉर्म में, जो कि आपको बता रही कंपनी जो मार्केट में डेट्स है वो कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय में आपको करना क्या चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि कंपनी अच्छा खासा डेट चुका दे तो उसके थ्रू या फिर एक अच्छा इंडिकेशन आपको अच्छा साइन मिलेगा उसके अंदर उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात तो कंपनी की जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है कंपेयर टू कंपनी की जो भी अर्निंग हुई है वो आपको कौन से फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, जो कंपनी कितनी कैपेसिटी कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए वो आपको होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो, जो कि 2018 में था 3.09% पर, जो कि 19 में हो गया था 2.9 के परसेंटेज फॉर्म में और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 1.44 के परसेंटेज फॉर्म में। ग्रोथ रेशियोज हम देखेंगे कंपनियां कंपेयर करेंगे दैट इज थ्रू द टूल ऑफ दैट इज CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो है कंपनी का सेल। तो सेल जो कि 2018 में कंपनी CAGR निकल कर आता है वो था 38.95 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में हो गया था 24.96% पर, जो कि इस साल -2.03 है। बिकॉज कंपनी का जो इस साल सेल है वो एस्टिमेटेड नहीं था इतना कम होगा, तो बट कंपनी का जो सेल है बहुत ही ज़्यादा कम हुआ, इसलिए जो कंपनी का CAGR देखने को मिल रहा है वो आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ दैट इज नेट प्रॉफिट का भी CAGR दैट इज 2018 में था नेट प्रॉफिट कंपनी का CAGR दैट इज 191.65% पर, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 66.17 और इस साल माइनस ट्रेंड में आकर हो चुका है -47.33। बिकॉज कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है इस साल वो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर से भी प्रीवियस ईयर वो बहुत ही ज़्यादा कम आपको नज़र आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कंपनी का जो शेयर है मार्केट में जिसका 5 ईयर हाई है 167.5 रुपीज़, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड, जिसके बारे में आपने बहुत ही बार सुना होगा, बट इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू द अदर ऑटोमोबाइल सेक्टर दैट इज मारुति सुजुकी के बारे में बात करें या फिर कोई भी कंपनी के बारे में बात करें, तो अशोक लेलैंड का जो करंट मार्केट प्राइस आज जो मार्केट क्लोज पे इसने जो प्राइस दी है वो है 99.6 रुपीज़ का इसने आज प्राइस बनाया, दैट इज 0.44% आज ये शेयर डाउन था मार्केट एंड के टाइम पर, और इसका 5 ईयर हाई देखे तो वो है 167.5 रुपीज़ और इसका लो है 33.7 रुपीज़, जो कि हुआ था वो भी लॉकडाउन के टाइम में। तो मेन बात यह आपको इस शेयर में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप इस शेयर में नॉर्मल या फिर एक अच्छी बाइंग बनाना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको 90 से जितना पास आए तब आपको इसमें बाइंग बनानी चाहिए। 90 या फिर 85 के आसपास अगर ये शेयर प्राइस आ जाए तब आप इसमें बाइंग बनाइए, आपको अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बट फिर भी अगर आप अपना अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर आप अपनी खुद से रिसर्च करिए तो आपको पता चल सके कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। बट ऑल तो कंपनी का जो भी फंडामेंटल है, टेक्निकल है, कंपनी किस तरह का परफॉर्म करती है मार्केट में, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो किस तरह का है, वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है और डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको अशोक लेलैंड कंपनी का जो भी हमने एनालिसिस किया था वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू।